तो वेलकम इन दिस न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने सेट कॉम्प्रिहेंशन तक इसको फिनिश कर लिया था एंड शॉर्ट सेट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो पिछले लेक्चर में जाके ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन, जो कि चैप्टर फर्स्ट का पार्ट है। तो रिलेशन जल्दी से देख लेते हैं एंड ये 12th में मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो रिलेशन में सबसे पहले देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड वाई। देखो, मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। जो नीचे एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है उस एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, ए एंड बी आपको दो सेट दिए गए हैं। ठीक है, ए एंड बी आपको क्या दिए गए हैं, दो सेट दिए गए हैं। तो उन सेट्स के थ्रू आपको क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू आप इजीली उनका प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मतलब आपको दो सेट लेने हैं और दो सेट लेने के बाद में आपको इजीली कुछ नहीं करना है। जैसे एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, देन आपको उनका मल्टीप्लाई फॉर्म में लगभग लिखना है। जैसे ए के साथ पहले 1 2 3 को ले लिया तो ए के साथ पहले 1 2 3 1 2 3 और बी के साथ 1 2 3 को ले लिया तो बी 1 3 बी 1 3 और पहले हमने ए 1 3 को ले लिया था। मीन जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते थे ना ए प्लस बी इंटू पी प्लस सी का, जिस हिसाब से वो होता था मल्टीप्लिकेशन, उसी हिसाब से ये कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कुछ कुछ चीज़ वैसी है। ठीक है, एंड ये देख लेना कि अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो जो पहला वाला एलिमेंट है वो सेट ए को बिलोंग करना चाहिए और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करना चाहिए। मतलब देखो, ए जो है वो सेट 1 को बिलोंग कर रहा है, ए को बिलोंग कर रहा है, और जो सेट बी है वो 1 को बिलोंग कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है वो उसी को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाइनरी रिलेशन की। तो वही बाइनरी रिलेशन या रिलेशन एक ही बात हो गई। तो समझते हैं रिलेशन है क्या। रिलेशन कुछ नहीं है। आ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेनिंग वन एलिमेंट फ्रॉम ईच सेट। देखो, रिलेशन क्या है। रिलेशन एक मान लो कि जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, बस वही रिलेशन है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट तो जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का प्रोडक्ट करते हैं जब हम दूसरे सेट के साथ, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। सेट में हम कोई दो एलिमेंट भी ले सकते हैं, कोई एक एलिमेंट भी ले सकते हैं, या सारे एलिमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। तो जो आर है, जो रिलेशन है, इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, वो सबसेट होता है एक्स क्रॉस वाई का, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका सबसेट होता है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन देखते हैं, ए एंड बी के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बने थे, जैसे ऊपर देख लो, ये वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी के बीच में बने थे। तो इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने क्या किया, इनका सबसेट ले लिया। तो उसी के तो एलिमेंट्स हैं, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही तो एलिमेंट हैं R1 में, A, 1 B, 2 B, 3। उसी हिसाब से ये सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब रिलेशन हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशन। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था। अगर आप ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए का एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब के कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले ए का एलिमेंट रहेगा, देन बी का। तो वही कह रहा है कि ए 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 ए इन रिलेशन। तो आपको ऑर्डर का ध्यान इसमें रखना है। अब कुछ रिलेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। बहुत ईजी है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं। तो रिलेशन की यहाँ पे आपको 4 प्रॉपर्टीज़ या कहते हैं 4 टाइप के रिलेशंस आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले तो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे पहले ये देखिए कि रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन टू सेट। ठीक है, अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन आ सेट एस। आर क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है सेट एस पे। अच्छा, अब ये रिलेशन क्या है, कोई दो सेट के बीच में नहीं है, एक ही सेट के बीच में। मतलब एक सेट एस है और दूसरा सेट भी एस है, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो ठीक है, एस टू एस ये रिलेशन है अपना। अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, देन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव। आर कब रिफ्लेक्सिव हुआ, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। मतलब उसका मतलब ये है कि एस में, मतलब जो भी हमारा वो सेट है उसमें जितने भी एक्स, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं
उन सभी एलिमेंट का x कॉमा एक्स के फॉर्मेट में आर रिलेशन में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। कैसे? जैसे कि यहाँ देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 1 मिनट। देखो, जैसे कि आपका एक सेट है, ठीक है, 1,2, ठीक है, एंड इस सेट में 2 एलिमेंट हैं, तो जो आपका रिलेशन S2S का बनेगा, मतलब जो रिलेशन है आपका, जो S2S में रिलेशन है आपका, उस रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में आना चाहिए, 1,1 के फॉर्मेट में, ठीक है, और 2,2 के फॉर्मेट में। यानी कि जो आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में आएंगे। अंडरस्टूड? तो बस वही बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं सेट एस में, और जब रिलेशन डिफाइन हो रहा है तो उन सभी रिलेशंस का क्या होना चाहिए, उन सभी रिलेशंस का जो एलिमेंट है वो इस फॉर्मेट में प्रेजेंट होना चाहिए। अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स में देखो ज़रा, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल्स में देखो ज़रा, एग्जांपल्स में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो सारे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, इन सब में देखो 1 2 3 4 जो आपका 1, 2, 3, 4 जो आपके 4 एलिमेंट हैं, इन सारे एलिमेंट जब एस में प्रेजेंट है तो ए अपने पेयर के साथ में, सेम एलिमेंट के पेयर के साथ में यहाँ भी प्रेजेंट है। तो देखो पहले वाले रिलेशन में 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 है, तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा। कौन सा रिलेशन हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका हो जाएगा। दूसरा देखो 1,1 प्रेजेंट है, 2,3 प्रेजेंट है, तो क्या 2,2 भी प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। 4,4 प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। 3,4 प्रेजेंट है? हाँ है, लेकिन 3,3 प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। 1,1 प्रेजेंट है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 2,4 है, कोई दिक्कत नहीं, 4,1 है, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो बस इनसे मतलब है, अगर हमें ये मिल गए चारों, देन ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन नोट्स आप लोग बना लें और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में आप इसको लिख लें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? अच्छा, एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये रिलेशन कब डिफाइन होते हैं? ये रिलेशन मोस्टली 90% ऑफ द केस में डिफाइन होंगे कि जब आपका जो सेट है वो रिलेशन इटसेल्फ शो कर रहा हो, S2S रिलेशन शो हो रहा हो, ठीक है, अंडरस्टूड। तब जाके आपका जो रिलेशन है वो आपका इन सारी प्रॉपर्टीज़ को इजीली अप्लाई कर सकता है। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। सिमेट्रिक रिलेशन में देखो, लेट आर बी अ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट एस, वही सेम कहानी, वही सेट है, वही रिलेशन है। देन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। मतलब देखो, जो सेट था 1,2, जो सेट था 1,2, एक मिनट यहाँ देखना, जो सेट था सेट, वो पेन नहीं सिलेक्ट है, सॉरी, जो सेट था, सेट में कुछ एलिमेंट थे ए कॉमा बी, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर रिलेशन में आपका कोई एलिमेंट इस टाइप से है, ए कॉमा बी टाइप से, तो सेम रिलेशन में आपका रिलेशन एक एलिमेंट बी कॉमा ए भी होना चाहिए। इसका उल्टा, अगर ये रिलेशन में प्रेजेंट है, देन आपका जो भी आपका रिलेशन है, वो रिलेशन, कौन सा रिलेशन यहाँ पे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? वो रिलेशन हम लोग प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाती है कि जब आपके रिलेशन में अगर कोई सेट एस है, कोई सेट एस है और उस सेट में आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, और अगर रिलेशन में आपको 1,2 प्रेजेंट है तो 2,1 प्रेजेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे एग्जांपल में 3,4 प्रेजेंट है तो 4,3 होना चाहिए। अच्छा, 2,2 प्रेजेंट है तो 2,2 होना चाहिए, बट 2,2 इटसेल्फ 2,2 है, क्योंकि सेट में डबल एलिमेंट रखने का कोई मतलब नहीं होता है, सेम एलिमेंट सेट में डबल नहीं होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये क्या हो गया, R1 आपका
सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। देन आप लोग और एग्जांपल्स कर सकते हैं जो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए एंड इसको करके देखिए क्या होगा या नहीं होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बट वो भी ईजी है, आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ समझने की कोशिश करना। अभी तक क्या हो रहा था, अगर कोई एलिमेंट ए कॉमा बी रिलेशन में प्रेजेंट है, ठीक है, और बी कॉमा सी कोई रिलेशन में प्रेजेंट है, यानी कि जो पहला एलिमेंट जहाँ एंड हो रहा है यहाँ पे बी पे, और दूसरा एलिमेंट जो शुरू हो रहा है यहाँ पे बी से, देन ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी प्रेजेंट है, तो आपका ए कॉमा सी भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ए कॉमा सी भी आपका उस रिलेशन को बिलोंग करता है, देन वो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं व्हाट इट इज़। तो यहाँ पे देखना एग्जांपल्स में, एस एक सेट वही दिया गया है 1 2 3 4। रिलेशन किस में डिफाइन है, एस टू एस में रिलेशन डिफाइन है। यहाँ देखना रिलेशन एस टू एस में जो है आपका रिलेशन डिफाइन है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्जांपल्स आपके ये रहे। अब एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है 1 2 2 3 1 3। देखो 1 2 प्रेजेंट है, यस 2 3 प्रेजेंट है, यानी कि देखो जहाँ से एंड हो रहा था वहीं से स्टार्ट है 2 3 से, तो 1 3 होना चाहिए। हाँ 1 3 होना चाहिए। तो 1 3 क्या प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है 1 3। तो रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ये आप आंकले के जो सारे एग्जांपल्स हैं वीडियो पॉज करके देख लीजिए, उसमें लिखा भी हुआ है एंड आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब कोई भी रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये रिलेशन तो भैया आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस एग्जाम्पल दिया गया है, एस में लिखा हुआ है 1 2 3 4 वही सेट है। अब एक रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किया, देखो रिलेशन के एग्जाम्पल को एक बार बहुत गौर से और सावधानी से देख लेते हैं कि क्यों ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है 1 2 3 3 ये सब कुछ देखते हैं। पहला 1 2 आपके पास है, यहाँ पे देखिए 1 1 2 2 है, 2 2 3 3, ये सारे आपके पेयर यहाँ पे दिए गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये आपका रिलेशन क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है। क्यों हो रहा है, 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, 3 3 प्रेजेंट है, 4 4 प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव हो गया तो क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की होती है कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। और रिफ्लेक्सिव की क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है कि अगर ए प्रेजेंट है तो ए कॉमा ए प्रेजेंट होना चाहिए। तो ए कॉमा ए तो प्रेजेंट है भैया। अब देखो अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की कंडीशन ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो 1 1 है, 1 1 है, तो सेट में 1 1 का तो वो खुद का ही अपोजिट है। 2 2 देखिए यहाँ 2 2 खुद का अपोजिट है। 3 3 4 4 ये सब अपने अपने अपोजिट खुद हैं, तो इनको तो देखना नहीं। अब देखो 2 3 आया है, अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए। देखिए ये लिखा है। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए 3 2 है तो 2 3 ये लिखा है इसका अपोजिट। 4 1 का अपोजिट 1 4 और 1 4 का अपोजिट 4 1। तो ये कहानी तो सॉल्व हो गई। इसका मतलब है ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब अगर सिमेट्रिक हो चुका है तो हमें क्या देखना है कि ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या होती है, ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन है कि अगर ए कॉमा बी आपका प्रेजेंट है और बी कॉमा सी आपका प्रेजेंट है। अगर रिलेशन में आपका ए कॉमा बी प्रेजेंट है और रिलेशन में आपका बी कॉमा सी प्रेजेंट है, देन रिलेशन में आपका ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये कंडीशन होती है। ये कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखते हैं। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराने हम जा रहे हैं तो देखो 2 3 प्रेजेंट है, 3 2 प्रेजेंट है, तो क्या 2 2 होना चाहिए जी। 2 2 तो है। 4 1 प्रेजेंट है, 1 4 प्रेजेंट है। अच्छा तो क्या 4 4 प्रेजेंट है जी। 4 4 तो प्रेजेंट है, हो गया बस इजीली। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आ जाइए थोड़ा आगे और आगे देखते हैं आगे की कहानी और क्या कहती है। ये देखिए ये कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, ये आपको होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सबको डिस्कस करूँगा, तो ये कर लेना। मैच द फॉलोइंग लास्ट टॉपिक है आई थिंक इस पहले चैप्टर का। तो ये देख लेते हैं फंक्शंस।
हम फंक्शंस की बात कर रहे थे, फंक्शंस के आगे चैप्टर 2 स्टार्ट है। ओके, फंक्शंस देख लेते हैं। रिलेशन जो फंक्शन है वो भी मैपिंग है। जो देखो सेट ने जो कार्टीजियन प्रोडक्ट बनाया, कार्टीजियन प्रोडक्ट से बना रिलेशन, अब रिलेशन से बनेगा फंक्शन। पहले देख लेते हैं कि एक्चुअली डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन कहती है कि आ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच ईच एलिमेंट इन सेट एक्स इज मैप्ड पेयर्ड विथ एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन वाई। देखो फंक्शन की कंडीशन ये है कि देखो यहाँ देखना, दो सेट आपके पास दिए गए हैं, दो सेट में बना लेता हूँ, दो सेट आपके पास दिए गए, इसमें कुछ एलिमेंट हैं ए बी, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1, ज़्यादा वो नीचे हो गया 1,2। तो वो कह रहा है कि ये वाले सारे एलिमेंट जो हैं, ये वाले एलिमेंट ये पूरे के पूरे मैप्ड होने चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो इनमें से कोई बचा रहे। तो इस सेट के एलिमेंट पूरे के पूरे मैप्ड होने चाहिए, सब के सब। ऐसा ना हो कि ए मैप हो जाए, मतलब ए कॉमा बी तो आ रहा हो तुम्हारे रिलेशन में, लेकिन बी ना आ रहा हो कहीं भी, बी से स्टार्टिंग ना हो रही हो कहीं भी, तो वो रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, वो रिलेशन आपका फंक्शन थोड़ी होगा। एंड दूसरी कंडीशन इसमें ये भी है कि जो एक एलिमेंट है इस सेट का, मान लो ये सेट तुम्हारा ए सेट है, पहला वाला जिसमें वैल्यू ए कॉमा बी है, ये सेट तुम्हारा ए सेट है, तो इस वाले सेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो केवल एक एलिमेंट के साथ ही कनेक्ट हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये ए जाए तो यहाँ कनेक्ट हो जाए और ये जाए तो ये यहाँ कनेक्ट हो जाए, ये सिंगली ही कनेक्ट होंगी और सबकी सब कनेक्ट भी होनी चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये रिलेशन हो जाएगा आपका ये रिलेशन हो जाएगा आपका फंक्शन। कंडीशंस पढ़ लेते हैं। इन अ फंक्शन देयर शुड नॉट बी टू पेयर्स विद द सेम एलिमेंट। मैंने अभी क्या कहा था कि एक एलिमेंट दो जगह नहीं जा सकता है। अगर ए कॉमा बी हो रहा है तो ए कॉमा सी नहीं हो सकता है, ये कंडीशन है। इन अ फंक्शन अ पर्टिकुलर इनपुट इज गिवन टू गेट अ पर्टिकुलर आउटपुट। सो अ फंक्शन एक्स एंड वाई कहाँ गया एक्स एंड वाई, एफ फंक्शन है एक्स टू वाई में, denotes that f is a function from set x to set y where x is the domain and y is the codomain। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था वैसे ही कुछ मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये फंक्शन एंड नॉट अ फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ इस तरफ लिखे हुए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके कनेक्टेड हैं। देखो 1 2 3 4 कनेक्टेड हैं। दूसरी कंडीशन क्या, सिंगली कनेक्टेड है। तो देखो 1 केवल बी से कनेक्टेड है, 2 केवल सी से कनेक्टेड है, 3 केवल ए से कनेक्टेड है और 4 केवल सी से कनेक्टेड है। अच्छा सी में 2 कनेक्ट हो गए तो इस साइड 2 कनेक्ट हो सकते हैं, इस साइड 2 कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस साइड का कोई भी एलिमेंट इस साइड के कोई भी एलिमेंट के 2 एलिमेंट से कनेक्ट नहीं हो सकता है। अगर एक यहाँ डी में भी जा रहा होता और एक यहाँ बी में भी जा रहा होता तो ये फंक्शन क्या होता, ये फंक्शन हमारा जो है वो फंक्शन नहीं रहता, केवल रिलेशन हो जाता। बट फंक्शन होने की कंडीशन इसे फॉलो करनी पड़ेगी। यहाँ देखो 1 बी से कनेक्टेड है, 2 सी से कनेक्टेड है, 3 ए से कनेक्टेड है, 3 डी से भी कनेक्टेड है। ये एलिमेंट अकेला 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए एक बच्चे का एक पिता हो सकता है, एक बच्चे के 2 पिता नहीं हो सकते हैं, और ये पिता वाला सेट है तो एक पिता के कई बेटे हो सकते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ था सी के 2 बेटे थे, 2 और 4, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये 3 है जो 2 लोगों को अपना पिता बता रहा है, ए को भी और डी को भी, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, जिसके लिए ये नॉट अ फंक्शन की कंडीशन आ जाती है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो आपकी कोडोमेन है, कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन। डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब है जो पहला वाला सेट है आपका पूरा, जितनी वैल्यूज हम फंक्शन में रख सकते हैं। अगर आपका दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये फंक्शन है हमारा, तो इसमें हम जितनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं वो हमारी क्या होगी, वो सारी हमारी डोमेन हो जाएंगी। ठीक है, कोडोमेन नहीं, डोमेन हो जाएंगी। ठीक है, जितनी वैल्यूज़ हम पुट कर सकते हैं। तो ये वाला इस तरफ वाला जो सेट आपको दिख रहा है, जो पहला वाला सेट है, जो ये वाला सेट है,
ये सेट क्या डिनोट करता है, ये सेट कुछ कुछ वैल्यूज़ डिनोट करता है, और ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं आपकी वो मैप होती हैं बाई में। तो जो ये वाला सेट है ये कहलाता है आपका डोमेन, जो ये वाला पूरा सेट है ये कहलाता है आपका कोडोमेन। और रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जिन एलिमेंट से आपका सेट कनेक्टेड है, जिन एलिमेंट से आपका जो पहला वाला सेट है वो कनेक्टेड है, वो होती है आपकी रेंज। अब इस वाले फंक्शन के लिए लिखते हैं हम लोग कोडोमेन, रेंज और यहाँ पे डोमेन। तो इस वाले फंक्शन के लिए सबसे पहले लिखते हैं डोमेन। तो मान लीजिए फंक्शन है आपका f, कहाँ पे लिखूँ कहाँ पे जगह है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डोमेन है आपकी वो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे थे, 1 2 3 और 4। अब आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, एग्जाम्पल दिखना भी तो ज़रूरी है। देखो जो आपका डोमेन है एक्साइड वाला, मैंने क्या बोला था, डोमेन क्या होता है, एक्साइड वाला। डोमेन में क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या है, कोडोमेन में आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं A, B, C, D, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी रेंज है वो रेंज में आपके एलिमेंट आ रहे हैं A, B, C, ठीक है। ये आपके हो गए क्या, डोमेन एंड कोडोमेन। अब समझ लेते हैं यहाँ पे आगे के अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो टाइप ऑफ फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। अब टाइप ऑफ फंक्शन में तीन टाइप के इनने फंक्शन बताए हैं, इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव मतलब आपको डेफिनेशन पहले बताता हूँ, इफ ईच एलिमेंट इन सेट x इज मैप्ड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट y, then the function is called an injective function or one-to-one function. If each element in set x, एलिमेंट x सेट x का each एलिमेंट अगर मैप्ड है y के हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट से, ये तो फंक्शन की कंडीशन हो गई, then the function is called an injective function or one-to-one function। मतलब इंजेक्टिव फंक्शन का एक दूसरा नाम भी है। इंजेक्टिव फंक्शन का वो दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे देखो इंजेक्टिव फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन का यहाँ पे आपको दूसरा नाम भी देखने को मिलेगा, 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 क्या है, अब डेफिनेशन दोबारा पढ़ता हूँ, x का हर एलिमेंट y के हर अलग अलग एलिमेंट से कनेक्टेड है। इफ ईच एलिमेंट इन सेट x इज मैप्ड टू अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट y, मतलब y के जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ देखना ऊपर, ये फंक्शन क्या है आपका, ये फंक्शन अभी आपका 1-1 फंक्शन है। ये देखो 1-to-1 फंक्शन है क्या, ये 1-to-1 है क्या, नहीं है, 1-to-1 कनेक्टेड ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे c जो है उससे 2 भी कनेक्ट है और 4 भी कनेक्ट है। जब दोनों कनेक्ट कर रहे हैं तो ये 1-to-1 नहीं है। अच्छा 2c से कनेक्ट बना रहने दो, ये वाला कनेक्शन हटा दो, ये वाला, और ये 4 को कनेक्ट कर दो d से, तो क्या ये 1-to-1 हो जाएगा, हाँ अब 1-to-1 हो गया। तो 1-to-1 यहाँ आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है इंजेक्टिव फंक्शन। इफ ईच एलिमेंट इन सेट x इज मैप्ड टू अ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन सेट y के डिस्टिंक्ट एलिमेंट में अगर x का एलिमेंट अलग अलग कनेक्टेड है, अगर a में एलिमेंट है a, v, तो ये a अलग से कनेक्ट होना चाहिए, b अलग से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और एक ही एक से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1-to-1 फंक्शन हो जाएगा, यानी कि 1 का 1 से कनेक्शन, तो 1-to-1 फंक्शन। 1-to-1 को ही क्या कहते हैं, इंजेक्टिव कहते हैं। अब देखते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ द रेंज इज इक्वल टू द कोडोमेन देन द फंक्शन इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। अब रेंज क्या थी, रेंज थी ये ABC जिनसे कनेक्ट थे, और डोमेन क्या थी ABCD। तो जब रेंज डोमेन के बराबर, कोडोमेन के बराबर हो जाए, यानी कि जितने भी ये एलिमेंट हैं ये सब ऑक्यूपाइड हो जाएं, मतलब ये सब एलिमेंट कनेक्ट हो जाएं, जब सेट बाई के भी सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएंगे देन फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन, जिसे क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन। और इसकी कंडीशन क्या है, कोडोमेन इज इक्वल्स टू द रेंज। आप देखते हैं बाइजेक्टिव, इफ अ फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, मतलब एक फंक्शन 1-to-1 भी है और फिर यहाँ पे आपका ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बस ये हो गया आपका। अब इस फंक्शन के लिए मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं कह दूं x इज डिफाइन बिटवीन r to r, ठीक है, x इज डिफाइंड बिटवीन r to r, तो x की डोमेन क्या होगी,
आर होगी, एक्स में कुछ भी रख दो, फंक्शन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स में क्या कोई भी वैल्यू रख दो। अच्छा रेंज मैंने यहाँ आपको दे दी है आर टू आर, मतलब सॉरी आर टू आर नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपको रेंज दी गई है, यानी कि रेंज दी गई है आपको आर और रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। डोमेन आप क्या, डोमेन आप निकालेंगे, एक्स में तो आप कुछ भी वैल्यू रखते हैं, कहीं भी डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर 1/x होता तो क्या 0 एग्जिट हो जाता आपके डोमेन से, आप 0 नहीं रख सकते थे क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो फिर वहाँ पे क्या होता, आपकी जो रेंज निकलती इसकी फंक्शन की, वो रेंज आपकी डोमेन के बराबर नहीं होती। ठीक है, अंडरस्टूड। तो बस ये है कि x में तो कुछ भी रख सकते हो। अब x की रेंज क्या है, r, और रेंज अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, r, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन हो गया बस। और हर वैल्यू पे, हर एक वैल्यू पे अलग वैल्यू देगा फंक्शन। क्यों, x में जो भी वैल्यू रखोगे, 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1, 3 रखोगे तो y की वैल्यू 1। ऐसा तो नहीं है कि अलग अलग वैल्यू रखने पे y की वैल्यू सेम आ रही हो, नहीं, अलग अलग आ रही है। तो क्या होगा, वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, इनटू फंक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन में पहला पढ़ते हैं, इफ द को डोमेन इज आर देन फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो डोमेन, किसी भी फंक्शन की डोमेन को फाइंड करने के लिए को डोमेन आर दी गई है। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन की डोमेन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हमें किसी भी फंक्शन की डोमेन को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, तो जब हम डोमेन को, किसी भी फंक्शन की डोमेन को फाइंड करते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन दिया गया है रूट एक्स। अब रूट एक्स की अगर डोमेन हमें निकालनी है, कि डोमेन मतलब कौन सी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं किसके अंदर, एक्स में, तो देखो हम क्या 0 डाल सकते हैं, हाँ डाल दो। तो हमने एक्स में 0 डाल दिया। क्या हम 15 डाल सकते हैं, डाल दो। क्या हम 325 डाल दें, डाल दो। क्या हम 500 डाल दें, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं। क्या हम -15 डाल सकते हैं, -15 डालो, नहीं डाल सकते हो। रूट के अंदर, रूट की एक कंडीशन होती है कि आप उसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं डाल सकते हो। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आपने कैसे डाल दी, तो इसकी जो डोमेन होगी, जो डोमेन आप रूट एक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो डोमेन बड़ी सिंपल है। वो डोमेन में आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल सिंपल एक काम करना है। उस डोमेन में सिंपल एक काम आपको क्या करना है कि सिंपली आपको ये देखना है कि वो कहाँ डिफाइन है, माइनस इन्फिनिटी पे, जीरो से लेके माइनस वाले पोर्शन पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जो हमारा 0 है, 0 के बाद यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था, तो हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं रख सकते। तो जो डोमेन होगी रूट एक्स की, वो क्या होगी, यहाँ पे लिखी हुई है, देखो 0 to इन्फिनिटी। क्यों, -1 तो हम डाल ही नहीं सकते, कोई नेगेटिव वैल्यू तो हम रूट एक्स में डाल नहीं सकते। तो डोमेन का जो सेट होगा वो क्या होगा, ये लिखा है 0 to इन्फिनिटी। अच्छा, 0 को लेना है, ये क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। क्लोज ब्रैकेट जब लगाते हैं जब कोई वैल्यू लेनी हो, और ओपन ब्रैकेट तब लगाते हैं कि जब कोई आपको वैल्यू ना लेनी हो। तो ओपन ब्रैकेट यहाँ पे इसलिए लगा है कि ये वैल्यूज़ आपको नहीं लेनी है, कंटेन नहीं करनी है। तो देखो इन्फिनिटी तो हम कभी लेते नहीं है, हमें पता ही नहीं है इन्फिनिटी क्या है, हम इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ लेते हैं। तो वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, ये डोमेन हमने निकालने का एक एग्जांपल देख लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये बस लास्ट एग्जांपल, ये आप अपने हिसाब से करने की कोशिश करिएगा पढ़ने के बाद। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, एंड उससे पहले आपका एक लेक्चर आएगा जिसमें सारी एक्टिविटीज़ एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करा दिए जाएंगे आपके चैप्टर 1 के। देन नेक्स्ट चैप्टर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, और इसे एक ही पूरे लेक्चर में हम चैप्टर 2 को ईजिली ख़त्म कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।